हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी IQ। ये हमारे इंटरव्यू प्रिपरेशन की वीडियो सीरीज। दिस विल बी योर क्लास नंबर 2। हम लोगों ने पिछली क्लास में ये देखा था कि यूपीएससी आपसे इंटरव्यू के लिए क्या एक्सपेक्ट करती है। मैंने आपको इंटरव्यू का सिलेबस भी दिखाया, हर एक वर्ड को थ्रेड बेयर डिस्कस भी करा और आपसे ये बताया कि आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस उठते हैं, व्हाट आर योर फियर फैक्टर्स रिगार्डिंग इंटरव्यू। और प्लीज़ उसका सिर्फ एक ही समरी है कि कोई फियर फैक्टर रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। देयर इज़ नो नीड टू बी फियरफुल ऑफ यूपीएससी पैनल। दे आर प्रोबेबली द मोस्ट लर्नेड मोस्ट वेल बिहेव पीपल जिन्होंने आपको बुलाया है आपसे प्यार से बात करने के लिए बस। ठीक है, हम लोगों ने यूपीएससी के सिलेबस को भी देखा रिगार्डिंग इंटरव्यू कि आपसे किन क्वालिटीज़ की एक्सपेक्टेशन रखती है यूपीएससी। राइट, अब हम लोग शुरू करेंगे अपने क्लास नंबर 2 को। इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि आपके DAF से कैसे क्वेश्चंस निकल सकते हैं। आप लोगों को पता है कि आप लोगों को DAF भरना होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। इसकी एक कॉपी जाती है आपके चेयरमैन ऑफ द पैनल के पास और इसकी समरी शीट्स जाती हैं आपके रेस्ट ऑफ द मेंबर्स के पास। तो यूपीएससी में लिखा था ना कि पैनल के सामने आपका कंप्लीट रिकॉर्ड होगा। दिस इज़ योर रिकॉर्ड। आप क्या हैं, आपने क्या किया आज तक लाइफ में। जैसे कहते हैं ना, कच्चा चिट्ठा वो पहुंचा यूपीएससी के पास। इवन बिफोर यू हैव कम टू नो देम दे नो यू। तो उनके पास अर्ली मूवर एडवांटेज तो है, वो आपको अच्छे तरीके से जानते हैं इवन बिफोर यू हैव इंटर्ड इनटू द रूम फॉर इंटरव्यू। आइए फिर शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, DAF में जो भी वर्ड्स आपने लिखा है आप हर एक वर्ड के लिए अकाउंटेबल है। ठीक है, हर एक वर्ड जो आपने लिखा है उसके लिए आप अकाउंटेबल हैं। आपने जिन जिन शब्दों को मेंशन किया है, यू शुड नो ईच एंड एवरी वर्ड, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, यू शुड नो व्हाट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी वर्ड। ओके, क्वेश्चन आपके इवन जो आपका नेम है उसकी मीनिंग से शुरू हो सकता है। जो आपका सबसे पहली एंट्री होती है DF में होता है आपका नेम का। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने DF के हर वर्ड को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। मैं आपको अपना DF खुद खोल के दिखाऊंगा कि आपसे किस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी हम लोग एक ब्रॉड ओवरव्यू लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, किस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। ओके, देखिए, आपने हॉबी में कुछ लिखा हो, कुछ लिखते हैं कुकिंग, सिंगिंग, डांसिंग वगैरह। कुकिंग ये वर्ड को लेकर के यूपीएससी आपसे इंटरव्यू शुरू कर सकती है। आप क्या कुक करते हैं, कैसे कुक करते हैं, किसके लिए कुक करते हैं, कौन सा कुजीन आपको अच्छा लगता है, कब से कुक कर रहे हैं वगैरह वगैरह। या फिर कितने कैलोरीज का इंटेक होता है, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। डांसिंग, किस तरह के डांसर्स को देखते हैं, फेवरेट डांसर कौन है। इट इज़ जस्ट ओनली मेंट फॉर स्टार्टिंग द कॉन्वर्सेशन, है ना। तो कॉन्वर्सेशन शुरू करने के लिए यूपीएससी आपके डैफ में किसी भी वर्ड को ले सकती है। नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली ये होता है कि यूपीएससी आपके डैफ में कोई ऐसा वर्ड अगर दिख जाए उनको, उस पैनल को, जो कि उनके इंटरेस्ट का हो। जैसे आपकी हॉबी कुछ है, वो उनमें से किसी एक का इंटरेस्ट भी है, वहाँ से शुरू हो जाएगा आपका इंटरव्यू। इसीलिए DAF के हर एक वर्ड को बहुत डिटेल में प्रिपेयर करने की ज़रूरत है और किसी भी वर्ड को छोड़िएगा नहीं। ओके, अब देखिए, जो आपने DAF भरा है उसमें क्या क्या डिटेल्स भरते हैं हम लोग, उसको ज़रा देखते हैं। पहला होगा आपका पर्सनल डिटेल्स, नाम, एड्रेस, पिन कोड, माता जी का नाम, पिताजी का नाम वगैरह वगैरह, ये सब कुछ होगा। सेकंड होगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपने 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, अगर पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो वो कहाँ से किया, कितने सब्जेक्ट्स थे, कितने मार्क्स आए, वो भी इसमें होगा। राइट, किस स्कूल से किया, किस बोर्ड से किया, एवरीथिंग इज मेंशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, इसमें क्या होगा कि आपने आज तक कहाँ कहाँ नौकरियाँ की हैं। ठीक, आपकी सैलरी कितनी थी, कब से कब तक नौकरी की, ये सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ता है। हॉबी डिटेल्स, आपकी रुचियाँ क्या क्या हैं। इसमें आपको हॉबी वाले पेज में बहुत सारी चीज़ें एंटर करनी पड़ती हैं, जैसे कि आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, पोजीशंस ऑफ लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल और कॉलेज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एट्सेट्रा। तो इन चीज़ों पे क्वेश्चन खासकर आ सकता है आपके साथ यूपीएससी के इंटरव्यू में। क्यों? क्योंकि यूपीएससी इंटरव्यू इज ओनली मेंट फॉर अ जनरल कॉन्वर्सेशन। ठीक है, बहुत इन डेप्थ नॉलेज टेस्ट नहीं करना उनको। तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए और आपके वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट को चेक करने के लिए हॉबीज बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर यू टू प्रिपेयर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप ऑलवेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने जब भी इंटरव्यू दिया है ऑलवेज हॉबी के ऊपर 1-2 क्वेश्चन तो आए ही आए हैं और मोस्टली सबके साथ यही होता है। तो हॉबीज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट।
अगला, आप किन सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या है। जैसे मोस्टली लोग भरते हैं आईएएस, आईएफएस, आईपीएस। कुछ लोग आईपीएस को सेकंड कर देते हैं और इंडियन फॉरेन सर्विस को थर्ड कर देते हैं। कुछ लोग इंडियन रेवेन्यू सर्विस को सेकंड कर देते हैं। कुछ लोग आईआरएस को नंबर 1 भी कर देते हैं। कुछ लोग ग्रुप बी सर्विसेज जैसे कि डायनिप्स और डायनिक्स को अबव रखते हैं बहुत सारे ग्रुप ए सर्विसेज से। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 23-24 सर्विसेज हैं। इनमें आपने किस पर्टिकुलर ऑर्डर में भरा है वो ऑर्डर पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। प्लस अगर आपने किसी ऑल इंडिया सर्विस में कैरियर प्रेफरेंस ही भरा है, जैसे आपका आईएएस आईपीएस में आप भरेंगे, होम कैरियर को फर्स्ट चॉइस भरेंगे। यूजुअली लोग कुछ पर्टिकुलर एरियाज ऑफ इंडिया को लास्ट चॉइस भर देते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आपके ऊपर बन सकता है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है। अब देखिए पर्सनल डिटेल्स में क्या होता है आपका रोल नंबर। रोल नंबर पूछा जा चुका है इंटरव्यू में कि कुणाल बताओ तुम्हारा रोल नंबर क्या है। कई बार इंसान को रोल नंबर अपना याद नहीं रहता। नेम, आपके नाम का मतलब, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस फॉर कोरेस्पॉन्डेंस, इस पे बेस भी क्वेश्चन पूछा गया है। नॉट फ्रॉम मी, बट मैंने ऐसा सुना है अपने कुछ दोस्तों से कि उनके एड्रेस में किसी पर्टिकुलर फेमस स्ट्रीट का नाम था। ठीक। अब जैसे हर शहर में एक राजेंद्र नगर और एक पटेल नगर तो यूजुअली होता है। कई शहरों में सिविल लाइंस भी होता है। हो सकता है आप कैंटोनमेंट एरिया में रह रहे हो। इन चीज़ों के ऊपर भी सवाल बन सकता है बिकॉज आपने इन चीज़ों को मेंशन किया है अपने डीएफ में, राइट। पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के ऊपर एक बहुत पेट क्वेश्चन आजकल ये चल रहा है कि मेंशन एनी 3 या 5 कर लीजिए, 3 या 5 मेजर प्रॉब्लम्स और इश्यूज इन योर डिस्ट्रिक्ट / स्टेट। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ऑब्वियसली प्रिपेयर करना चाहिए। इस क्वेश्चन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूपीएससी जानना चाहेगा कि आप अपने स्टेट या डिस्ट्रिक्ट को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप बिहार से, मैं भी बिहार से हूँ, मान लीजिए आप बिहार से हैं, वहाँ क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं आज की डेट में आपको पता होने चाहिए। क्या 5 मेजर इश्यूज आपको पता होने चाहिए। अब इसको आप प्रिपेयर कैसे करेंगे। देखिए हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक वेबसाइट होता है। आप उसके वेबसाइट पर जाकर के डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो निकाल सकते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, क्यों इसका नाम पड़ा, कब ये डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुआ, डीएम वगैरह कौन है, डिस्ट्रिक्ट में क्या टूरिस्ट प्लेसेस हैं वगैरह वगैरह। ठीक है। स्टेट के रिगार्डिंग आपको अगर पता करना हो इश्यूज़ क्या हैं, इसके लिए जो करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा है वो सफिशिएंट है। आप उससे इश्यूज़ को निकाल सकते हैं। या फिर आप ये देखिए कि आपके स्टेट के इलेक्शंस में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो किन चीज़ों पे चुनावी मुद्दे बना करके वादा कर रही है कि हम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। दैट आर योर मेजर इश्यूज़। तो पिछले चुनाव के टाइम के इलेक्शन रैलीज को देख लीजिए, न्यूज़ में आया होगा क्या क्या इलेक्शन रैलीज में पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं। दैट बिकम्स योर इश्यूज़। उनमें से टॉप 3 या टॉप 5 प्रिपेयर करके रखिए। लेकिन सिर्फ टॉप 3 टॉप 5 इश्यूज़ प्रिपेयर करना आपका काम नहीं। आपका काम है कि इन इश्यूज़ को टैकल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए वो भी प्रिपेयर करके रखिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका कम्युनिटी, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप रिजर्व कम्युनिटी से हैं तो रिजर्वेशन के ऊपर सवाल बिल्कुल आ सकता है। रिजर्वेशन के ऊपर सवाल इस तरह से आ सकता है कि क्या आपको लगता है रिजर्वेशन देना ज़रूरी है, क्या रिजर्वेशन के फ़ायदे हो रहे हैं वगैरह वगैरह। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है जो कि फैक्चुअल क्वेश्चन तो नहीं होगा लेकिन एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन होगा। आपका मत क्या है, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में, आरक्षण मुद्दे के बारे में, वहाँ पे एक्सप्रेस करना क्लियरली बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते हैं यहाँ पे देखा जाता है आपका बैलेंस ऑफ जजमेंट। जो टर्म यूज़ किया था मैंने पिछले पीपीटी में, बैलेंस ऑफ जजमेंट, वो कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे देखा जाता है कि आपका आर्गूमेंट कितना वेल बैलेंस्ड है, कितना लॉजिकल है। ओके। क्रीमी लेयर, सेम चीज़ है आपका रिजर्वेशन के साथ। माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप इस्लाम धर्म से, अगर आप क्रिश्चियन धर्म से हैं तो आपके साथ माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के ऊपर सरकार की जो नीति है, जो प्रोग्राम्स है, कुछ कमिटीज़ वगैरह जैसे सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी वगैरह के रिपोर्ट्स आपको पता होने चाहिए। क्या क्या प्रोग्राम सरकार लेकर आ रही है फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़, क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं और क्या किए जाने की ज़रूरत है आपको पता होना चाहिए। मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे यूपीएससी कुछ ट्रिक क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है। ट्रिक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकती है कि विल यू प्रेफर मैरिज फर्स्ट और जॉब फर्स्ट, क्या आप बिना जॉब लिए शादी करने को तैयार हैं,
या जब तक आपको आपकी ड्रीम जॉब न मिल जाए आप शादी नहीं करेंगे, आप कितने सालों तक अटेम्प्ट देंगे, इस तरह के ट्रिक क्वेश्चन पूछ सकती है। ये जो ट्रिक क्वेश्चन है ना, इसका पर्पस ये नहीं होता कि आपको ज़बरदस्ती फंसाया जाए, बस ये देखना कि आप कितना स्मार्टली यहाँ से निकल सकते हैं, आप कितना स्मार्टली बिना आंसर दिए निकल सकते हैं। मैं आपको एक फ़न फैक्ट बताता हूँ यहाँ पे, मुझे बताया गया था, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अब मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ आपकी, पहले मुझे काउंसिल किया गया था। तो एक बार मुझे ये बताया गया कि देखो यूपीएससी में हो सकता है कोई मेंबर आपसे ये कह दे कि विल यू मैरी मी, फिर आप क्या कहोगे? अब देखिए ये चीज़ है तो बहुत अटपटी चीज़, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको फंसाने के लिए यूपीएससी पूछ ही दे, क्योंकि पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपको चेयरपर्सन ने बोल दिया कि विल यू मैरी मी, मतलब ऑब्वियसली आप डिफरेंट जेंडर से हैं, चेयरपर्सन डिफरेंट जेंडर से, ऐसा मान के चल सकता है, सेम जेंडर हो तो भी हो सकता है। बट अगर ये सवाल आ गया विल यू मैरी मी, तो आप क्या करेंगे? अगर आपने यस बोला तो यूपीएससी के बाहर ही एसडीएम का ऑफिस है, वहाँ जाके कोर्ट में रजिस्टर कर लीजिए आप। और अगर आपने नो बोला तो आपने तो ईगो हर्ट कर दिया चेयरपर्सन का। आप क्या जवाब देंगे यहाँ पे? ये आपको सोचने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे आपको ना तो हाँ बोलना है ना तो ना बोलना है, आप सिंपली ये बोल दीजिए कि सॉरी सर, सॉरी मैडम, राइट नाउ माई प्रेफरेंस इज गेटिंग अ जॉब फर्स्ट, आई एम नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली, ऐसा कुछ बोल करके आप स्मार्टली वहाँ से निकल जाइए। ना तो आप येस बोलिए ना तो आप नो बोलिए, ठीक है। इस तरह के ट्रिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप लोग ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि कई बार यूपीएससी के चेयरपर्सन इस तरह का ट्रिक क्वेश्चन पूछ देते हैं जो बिना सर पैर के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन यूपीएससी के जो मेंबर है, आप उनके सिचुएशन को समझिए, दिन भर इंटरव्यू ले रहे हैं, दिन भर बोर भी हो रहे हैं, तो अगर इस तरह का ट्रिक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो उनके लिए भी फन फैक्ट बिल्कुल कम हो जाएगा, उनके लिए भी फन क्वेश्चन बहुत कम सा हो जाता है। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आप डायरेक्ट आंसर दिए बिना वहाँ से स्मार्टली निकल जाइए। ओके, प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, स्टेट वगैरह आपको पता होना चाहिए। आपके सिटीज़ के टॉप 5 प्रॉब्लम्स क्या हैं। जैसे मैं पटना का हूँ तो पटना के टॉप 5 प्रॉब्लम्स क्या हैं, मैंने लिस्ट बनाई थी। आप लोग भी अपने अपने सिटी का, जिस सिटी में रहते हैं या जिस सिटी को आपने मेंशन किया अपने डैफ में, उस सिटी के टॉप 5 इश्यूज़ को ध्यान में रखिएगा। नॉर्मली इश्यूज़ कॉमन होते हैं, जैसे पॉल्यूशन वगैरह हो गया, अनप्लान डेवलपमेंट हो गया वगैरह, बट फिर भी आपको इश्यूज़ याद रखने चाहिए और इन इश्यूज़ के ऊपर सरकार ने क्या क्या प्रोग्राम्स लॉन्च किए आपको पता होना चाहिए। ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा जब मैं आपको अपना डैफ शो करूंगा तब, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं हम लोग। एजुकेशनल डिटेल्स देखिए, नॉर्मली किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नाम किसी विख्यात आदमी के नाम पर रखा जाता है, स्वामी विवेकानंद, या अगर आप डीएवी स्कूल से पढ़े हैं तो स्वामी दयानंद, या अगर आप किसी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हैं तो किसी सेंट के नाम पे होगा, किसी मदर के नाम पे होगा। तो उस पर्सनालिटी का नाम और किस लिए फेमस आपको पता होना चाहिए, ठीक। आपकी इंस्टीट्यूशन की लोकेशन, जिस शहर में आपने पढ़ाई की हो, उस लोकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आप उस शहर में कम से कम 3 साल या 4 साल तो रहे होंगे, ठीक है। आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया और क्यों चूज़ किया, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अगर आपने इंजीनियरिंग किया तो आपने इंजीनियरिंग को क्यों चूज़ किया आफ्टर क्लास 10th, पहला सवाल। दूसरा, इंजीनियरिंग में जब आया तो आपने किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम को चूज़ किया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो क्यों चूज़ किया। अगर आप आर्ट्स लाइन में गए तो आपने हिस्ट्री क्यों चूज़ किया, ज्योग्राफी क्यों चूज़ किया, इंग्लिश लिटरेचर क्यों चूज़ किया। ये क्वेश्चन आपको एक मौका है प्रूव करने का कि भाई आपने जो चूज़ किया आप उसमें कितना फर्मली बिलीव कर रहे थे उस टाइम पे जब आपने चूज़ किया। हो सकता है कि आज के डेट में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट डिफरेंट हो, कोई बात नहीं, लेकिन उस टाइम पे आप कितना श्योर थे ये जानने की ज़रूरत है। और अगर आप श्योर नहीं थे तो क्या आप ऑनेस्टली बोल पा रहे हैं कि हाँ सर ये गलती हुई थी मेरे से उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे लगा था कि अच्छा है। जैसे मेरे से पूछा गया था कि कुणाल आपके क्लास 12th में बहुत कम मार्क्स हैं, फिर भी आपने इंजीनियरिंग क्यों चूज़ करी, ठीक। इसको डिफेंड करने का तरीका है मैं आपको बताऊंगा आगे। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो आपके पास्ट में जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि हम लोग इंटर प्रिपरेशन के टाइम पे इतना ज़्यादा घुस जाते हैं करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के लिए कि अपने खुद के रिकॉर्ड को प्रिपेयर नहीं कर पाते। नाउ डैट बिकम सुसाइडल, क्योंकि आपसे करंट अफेयर में पूछा जाए कि मालदीव्स में ये हुआ बताओ, आपका क्या सोचना है। आपको नहीं पता हो, यू कैन बी एक्सक्यूज कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको अपने बारे में नहीं पता हो, यू कैन नॉट बी एक्सक्यूज। भाई आपने डिसीजन लिया था आज से 4 साल 5 साल 10 साल पहले भी, अगर आपने उस वक्त क्या सोच के डिसीजन लिया था, एंड व्हेन यू आर ग्रेजुएटिंग या व्हेन यू आर इन क्लास 12th, आप तब तक सफिशिएंटली
ग्रो अप हो चुके हैं, आप तब तक सफिशिएंटली रेस्पॉन्सिबल पर्सन बन चुके होते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करने की बहुत ज़रूरत होती है। मैं आपको दिखाऊंगा अपने डाइफ में इस तरह की चीज़ें। स्टूडेंट्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हैं तो कॉन्वेंट एजुकेशन कैसे डिफरेंट है फ्रॉम अदर स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालय स्कीम क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय स्कीम क्या है, एजुकेशन वगैरह के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूछी जा सकती है आपसे पूछा जा सकता है कि आपके स्कूल में क्या क्या चीज़ों की कमी थी। अगर आपको स्कूल का प्रिंसिपल आज की डेट में बनाया जाए तो आप अपने स्कूल में क्या क्या चेंजेस लेके आना चाहेंगे। ठीक है। एजुकेशन के नॉर्मल इश्यूज पूछे जा सकते हैं। ब्रेन ड्रेन, ये पहले फेवरेट टॉपिक था यूपीएससी का, लेकिन अब नहीं पूछते मोस्टली। अब तो इनफैक्ट तरह से देखा जाए तो रिवर्स ब्रेन ड्रेन भी होना शुरू हो गया है। इस टॉपिक को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। एनी रिलेशन बिटवीन ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन, ये टॉपिक ऑलवेज हॉट फेवरेट है। क्यों? क्योंकि हम में से मोस्टली जो लोग होते हैं इंजीनियर, मोस्टली, नो ऑफेंस, बट मोस्टली लोग होते हैं इंजीनियर, वो फिर जा करके इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को छोड़ करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटी वगैरह ले लेते हैं। ठीक। इवन जिन लोगों ने साइंस में ग्रेजुएशन किया है या आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है, वो भी अपने सब्जेक्ट्स को चेंज करके किसी और सब्जेक्ट को ले लेते हैं। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सुनने में आता है कि इस सब्जेक्ट में स्कोर ज़्यादा आ रहा है, तो नेचुरल टेंडेंसी है कि हम लोग सब्जेक्ट को ले लेते हैं। बट आप इस चीज़ को जस्टिफाई कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन किया है हिस्ट्री में, लेकिन आप ऑप्शन ले रहे हैं सोशियोलॉजी। ऐसा क्यों? हिस्ट्री ऑप्शन क्यों नहीं लिया? इस चीज़ को जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन इस तरह क्वेश्चन आप बिल्कुल रेडी रहिए, ये बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है। बल्कि मेरे साथ उल्टा हुआ था, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स में है, मैंने सब्जेक्ट लिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स तो अवेलेबल ही नहीं है एज एन ऑप्शनल फॉर यूपीएससी आईएएस एग्जामिनेशन। मुझे 2 बार बोर्ड ने कॉम्प्लीमेंट किया कि बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि हमारे पास कैंडिडेट ऐसा आया जिसका कि ऑप्शनल सब्जेक्ट सेम है एज हिज और हर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखती है यूपीएससी कि आपने जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है उसको क्यों नहीं लिया। इसका आंसर हर एक पर्सन का डिफरेंट भी हो सकता है, बट आपको इसका आंसर प्रिपेयर करना जरूरी है। ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन, हाउ विल इट हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है उन लोगों से जो इंजीनियरिंग या साइंस बैकग्राउंड के। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन हो साइंस का, ऐसा बहुत कम मौका मिलता है। होते हैं, ई गवर्नेंस है, एम गवर्नेंस है, हम लोग बात कर रहे हैं रियल टाइम गवर्नेंस की, सब कुछ ठीक है, बट फिर भी डे टू डे बेसिस पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन डायरेक्टली नहीं होता। प्लस टेक्नोलॉजी को लेकर ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है लोगों के बीच में। तो आपका सब्जेक्ट आपको कैसे हेल्प करेगा इन एडमिनिस्ट्रेशन इफ़ यू बिकम आईएएस ऑफिसर, इस पे बेस सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे। आपको इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो ये था हमारा एजुकेशनल डिटेल्स के क्वेश्चंस। आप हर एक वर्ड को ध्यान से देखिए। डैफ जो आपने भरा है आपका, आप उस डैफ में हर एक वर्ड को ध्यान से देखिए। प्लस आप अपने किसी फ्रेंड से बोलिए या किसी थर्ड पर्सन से बोलिए या अपने पेरेंट्स से बोलिए कि आपको इस डैफ में सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग या सबसे ज़्यादा सेलिएंट वर्ड्स कौन से लगते हैं। उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए, उन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। राइट। नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। अब देखिए इसमें क्या है आपका, क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू योर जॉब प्रोफाइल, कि आप अभी करेंटली कहाँ पे जॉब कर रहे हैं। अगर आपने मेंशन किया मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, तो आप किस तरह का जॉब कर रहे हैं। ठीक। आपकी सैलरी क्या है। ठीक। आपका अपना जॉब का सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है। ओके। और आप उस जॉब को छोड़ के अब सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, या अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो उसको छोड़ के सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, ऐसा क्यों। ये एक बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन होता है कि आप अपने जॉब को छोड़ करके इधर क्यों आना चाहते हैं। क्या अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक। देखिए जो बिल्कुल फ्रेशर पहुंचा है इंटरव्यू में, उसके सामने तो ये सवाल है नहीं कि जॉब छोड़ क्यों आना चाहते हो, वो तो पहली बार जॉब सीख करने के लिए जा रहा है। लेकिन अगर आप किसी जॉब को चेंज करके आना चाहते हैं, देन यू शुड बी रेडी टू फेस दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मेरे से हर बार पूछा गया, क्योंकि मैं पहले इंजीनियरिंग सर्विस में था, उसको छोड़ के सिविल सर्विस में आ रहा हूँ, तो वाई, क्यों, हर बार ये सवाल पूछा गया। ठीक है। तो आप भी अगर ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, अगर आप उसको छोड़ के आना चाहते हैं, देन यू शुड बी रेडी विद द रीज़न कि आप क्यों छोड़ के आना चाहते हैं। और रीजंस जो है आपका ओनली मॉनेटरी एंड पावर एंड प्रेस्टीज नहीं होना चाहिए। ठीक है।
अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन बहुत पर्सनल होते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन का आंसर अलग अलग लोगों के लिए बिल्कुल अलग अलग होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर देते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए यूपीएससी में जो लोग बैठे हैं दे आर हाईली एक्सपीरियंस्ड, उनका यही काम होता है दिन रात इंटरव्यू लेना। उन्होंने पूरी दुनिया देख ली है, अब वो इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको सब पता है कि आप कब झूठ बोल रहे हैं कब सच बोल रहे हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन, जो पर्सनल क्वेश्चन होते हैं कि आप जॉब छोड़ के क्यों आना चाहते हैं सिविल सर्विस में, या आप जिस जॉब में हैं उसको छोड़ के अपग्रेड क्यों करना चाहते हैं, या आपने एजुकेशन के टाइम पे सब्जेक्ट एक्स क्यों लिया, ऑप्शनल वाई क्यों लिया, इन जवाबों को देते वक्त आपको अपना वॉइस का टोन, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज, आपको अपना आई कांटेक्ट इस तरह से रखना है कि उनको लगे कि हाँ ये जवाब दे रहा है बिल्कुल दिल से आवाज़ आ रही है। उनको ऐसा लगना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं आप खुद उस पर पहले भरोसा करते हैं, फिर आप मुझे बता रहे हैं। अगर आप सुपरफिशियल तरीके से बोलेंगे उनको लग जाएगा कि इसको खुद तो पता नहीं क्यों करना है, बस करना है तो करना है इसलिए कर रहा है। जैसे कई लोगों का होता है कि सिर्फ आईएएस बनना है तो बनना है, अब ये नहीं पता क्यों बनना है। कुछ लोग इससे एक स्टेप आगे जाके बोलते हैं सर नेशन बिल्डिंग के लिए बनना है। देखिए बातें ये ठीक है, नेशन बिल्डिंग वगैरह सब कुछ, लेकिन क्या आप एक्चुअली इसमें भरोसा करते हैं जो आप बोल रहे हैं? अब इसको टेस्ट करने के 2-3 तरीके हैं। एक, आप किस तरीके से बोल रहे हैं खुद को, वो दिखाता है कि आप खुद कितना भरोसा करते हैं अपनी बात में। यहाँ मान लीजिए अगर आप पास हो जाते हैं तो अगला तरीका होता है काउंटर क्वेश्चन करने का। आपको यहाँ पे भी पास होना पड़ेगा, ठीक। जैसे मान लीजिए कि आप किसी नौकरी में ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं और आप उसको छोड़ के सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, ओके। आपने बोला कि सर मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी सर्विस में उतना स्कोप नहीं है फॉर द सर्विस ऑफ पब्लिक, इसलिए चेंज करके यहाँ पे आना चाहता हूँ। आपने इसको बोल दिया, मान लीजिए आपने इसको बहुत कन्विक्शन के साथ बोला है, गुड, इट शोज़ कि आप में कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस तो है, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगला सवाल होगा कि आपने आज तक पब्लिक सर्विस के लिए क्या किया? क्या आप किसी एनजीओ के साथ गए? क्या आपने किसी स्लम को विजिट किया? आपने कुछ डोनेशन दिया, कुछ किया? आप कहेंगे सर कुछ नहीं किया, तो आपका जवाब वहीं खत्म हो गया, फिर आप में कमिटमेंट कहाँ है? ठीक है। ऑलवेज बी रेडी टू स्पीक आउट विथ ग्रेट कन्विक्शन विथ योर हार्ट फॉर ऑल दी पर्सनल क्वेश्चंस, और उसके बाद अगला काउंटर क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहना है। दिस विल डिटरमाइन योर इंटरव्यू। अगर आप यहाँ नहीं पास कर पाएंगे, अगर आप यहाँ फेल हो गए तो आपका इंटरव्यू सही में खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली, फिर आपके लिए स्कोप बहुत कम बचता है। उसके बाद वो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे करंट अफेयर्स के, आप जवाब दें ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ़ यू आर योर सेल्फ नॉट श्योर देन हाउ विल यू प्रोसीड फर्दर। इसीलिए पर्सनल क्वेश्चन जो है वो आपके लिए मौका होता है अच्छे से जवाब देने का। पर्सनल क्वेश्चन में आप जवाब दें, थोड़ा लंबा जवाब भी दे सकते हैं आप, लाइक आपके आंसर हो सकता है 4-5 सेंटेंस में चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए। आप जो बोल रहे हैं ठीक से बोलिए और उसके काउंटर क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए बस। और आप पर्सनल क्वेश्चन को जब फेस करते हैं तो आपके बोलने का तरीका सर्टेनली डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू जब आप करंट अफेयर से क्वेश्चन को फेस करेंगे। ये बात आपको खुद रियलाइज़ नहीं होगी, लेकिन जो आपको देख रहा होगा उसको रियलाइज़ हो जाएगा। कोई भी हो, आपके दोस्त को आप बोलिए, आपके आवाज़ की जो टोन है, जो पिच है, जो फ्रीक्वेंसी है बोलने की, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। लगेगा कि हाँ ये बंदा या बंदी अंदर से आवाज़ आ रही है, इसके दिल से आवाज़ आ रही है। सो दीज आर द काइंड ऑफ पर्सनल क्वेश्चन यू शुड बी रेडी टू फेस। आपके अपने इतिहास के ऊपर क्वेश्चन है ये, यू कैन नॉट गो रॉन्ग हियर, ओके। नेक्स्ट आइए, वाई चेंजिंग योर जॉब, ठीक है। इफ़ नॉट सेलेक्टेड देन योर प्लान फॉर नेक्स्ट 5 years। एक ये सवाल भी बहुत कॉमन है। देखिए हो सकता है कि आप बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंच गए हों, वेरी गुड थिंग, वेरी बिग अचीवमेंट, कोई बात नहीं। मान लीजिए अगर आपका इस बार नहीं होता तो आप क्या करेंगे? आप बोल सकते हैं कि सर मैं दोबारा अटेम्प्ट करूंगा, मेरा यही ड्रीम है, मेरा यही प्लान है। इसको आप ठीक से वर्डिंग करके आंसर दे सकते हैं। मैं आपको अभी ब्रॉड बता रहा हूँ क्या बोलना है। मान लीजिए कि आपके 2-3 अटेम्प्ट हो गए और आप चौथी बार पहुंचे इंटरव्यू में, ठीक है। आपसे पूछा गया कि मान लीजिए अगर आपका इस बार भी नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे अगर आप बोलते हैं कि सर मैं फिर से अटेम्प्ट दूंगा, देन इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इंप्रेशन। देखिए आपने 3-4 अटेम्प्ट दे दिए और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। आप इस चीज़ को इतना पर्सनली क्यों ले रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए लाइफ में, आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। आप ऐसे हो सकते हैं कि सर अगर इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, आई विल कीप ट्राइंग,
बट ऑन द अदर हैंड आई एम ऑल्सो अपेयरिंग फॉर सम अदर जॉब्स, आई एम ऑल्सो अपेयरिंग फॉर सम अदर एग्जामिनेशंस। तो आप उनको ये बताइए कि देखिए मैं लाइफ में पॉजिटिव हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा नहीं होगा तो मैं मान लूँगा दुनिया खत्म हो गई मेरे लिए, है ना। मैं अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर लूँगा, ये आपको भरोसा दिलाना है टू द पैनल, ठीक। वो नहीं चाहते कि आप अपने लाइफ के प्राइम को डैमेज करें या डिस्ट्रॉय करें ओनली फॉर वन एग्जामिनेशन। इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हम सभी लोग मानते हैं, और हम लोग ये भी जानते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का बहुत बड़ा पार्ट यूपीएससी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशंस में या गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशंस में ड्रेन हो जाता है। ये बात सत्य है, इस बात को नकारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं, बस इस चीज़ को फ्रीक्वेंटली बोलते नहीं हैं। बट इस चीज़ को आप एहसास दिलाइए पैनल को कि सर मैं अपना प्राइम जो एज है मेरा यूथ का, इसको वेस्ट नहीं जाने दूंगा, मैं कुछ ना कुछ तो अच्छा कर लूँगा अपनी लाइफ में। इसको कैसे बोलना है ये आपके लिए सेपरेट हो सकता है हर कैंडिडेट के लिए, डिपेंडिंग अपॉन योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। जैसे मान लीजिए अगर आप डॉक्टर हैं, एमबीबीएस किया आपने, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2-3 अटेम्प्ट हो गए आपके लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप बोल सकते हैं सर आई विल गो बैक टू मेडिकल फील्ड, आई विल परस्यू हायर डिग्रीज एंड स्टार्ट सर्विस ऑफ पीपल। आप इसको वर्डिंग करके इस तरह से आंसर दे सकते हैं। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस कि आपके लाइफ में आपका पॉजिटिव अप्रोच जो है वो इनको दिखे। ओके, नेक्स्ट है आपका अचीवमेंट्स। अब देखिए अचीवमेंट्स में क्या होता है, आपका एक पूरा शीट होता है, उसमें आपको लिखना होता है कि आपको किन फील्ड्स में अवार्ड मिला, मेडल्स मिला, स्कॉलरशिप वगैरह मिला, आप इनको ज़रूर मेंशन करिए यहाँ पे। दिस शोज़ कि आपने लाइफ में क्या अचीव किया है, दिस शोज़ कि आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर कितना सीरियस है। जैसे अगर आपने कभी डिबेट में जीता हो गोल्ड मेडल, आपने किसी एथलेटिक मीट में जीता हो कुछ, उसको ज़रूर मेंशन करिए यहाँ पे। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यू शुड नॉट राइट मोर देन 2 अचीवमेंट्स। स्पेस उतना ज़्यादा होता नहीं वहाँ पे, अगर आप लिखेंगे तो यूपीएससी आपको स्पेस दे देगा, बट वो फिर जब प्रिंट आउट होकर के आता है तो लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें अचीव कर ली है लाइफ में, लेकिन क्या आप इन सारी चीज़ों को डिफेंड कर सकते हैं? तो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट नहीं दिखाना है, आप 2 या बहुत हो तो 3 मेजर अचीवमेंट लाइफ के दिखाइए, और हर छोटी मोटी अचीवमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 या 3 मेजर अचीवमेंट बस। नहीं है अगर अचीवमेंट, जैसे कि मेरे साथ था, तो क्या करना आपको मैं बता दूंगा, लेकिन अगर अचीवमेंट है इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, आप उस अचीवमेंट को ज़रूर दिखाइए, 2 या 3। जिस फील्ड में आपको अवार्ड मिला है उसके बारे में आपको नॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको पेंटिंग में अवार्ड मिला है तो आपको पेंटिंग फील्ड के बारे में नॉलेज इन डेप्थ होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आपने क्या पेंट किया, इंडिया के फेमस पेंटर्स कौन से हैं, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट चला था स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे, वो क्या है, उसको अवांट-गार्ड क्यों बोला जाता है, कौन कौन से पेंटर्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, पेंटिंग्स के ऊपर कॉन्ट्रोवर्सीज क्या है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कौन सा इंस्टीट्यूट कब सेटअप किया गया, किस पेंटर को कौन सा अवार्ड मिला, सब कुछ, यानी कि योर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट पेंटिंग फील्ड प्लस योर ओपिनियन ओवर द इश्यूज ऑन द पेंटिंग, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। एंड नॉट जस्ट ऑफ इंडिया बट अ ग्लोबल व्यू आपको होना चाहिए, ठीक है भाई। आपको अवार्ड तभी मिलेगा ना जब आपको इंटरेस्ट और आपने उस फील्ड में काम किया हो, तो जब इंटरेस्ट है उस फील्ड में काम किया तो नॉलेज भी पूरा होना चाहिए विथ फैक्ट्स एज वेल एज योर ओपिनियन। ओके, अवार्ड्स फ्रॉम एनी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन विल ब्रिंग फॉरवर्ड कल्चरल क्वेश्चन। कई सारे लोग इन टच है फॉर हेरिटेज कंजर्वेशन, ठीक, ऐसे कई सारे एनजीओज हैं जो कि कल्चर वगैरह के फील्ड में काम करते हैं, डांस, आर्ट्स या प्रिजर्वेशन वगैरह में। अगर इस चीज़ को आपने मेंशन किया है तो आपके इंटरव्यू का शुरुआत ही यहीं से होगा। मोस्टली इस तरह के जो अचीवमेंट्स होते हैं बहुत रेयर होते हैं लोगों के। अगर इस फील्ड को अगर आपने मेंशन किया है तो यूपीएससी इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेगी और आपसे क्वेश्चन इस फील्ड में काफ़ी सारे पूछ सकते हैं। बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे बट फिर भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर ये है इस पर क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ओके, स्पोर्ट्स, देखिए स्पोर्ट्स जो है इसको अगर आप मेंशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई स्पोर्ट नहीं खेला, जैसे कि मैं हूँ, मैंने ज़्यादा स्पोर्ट कभी नहीं खेला और खेला भी तो मेंशन करने लायक कभी नहीं खेला, तो क्या करना मैं आपको बताऊंगा अपने डीएफ में। लेकिन अगर आप 1 या 2 स्पोर्ट का मेंशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मोस्टली लोग मेंशन करते हैं सॉकर और क्रिकेट का, गुड। अगर आपने लॉन टेनिस वगैरह खेला है और भी अच्छी बात है, इस चीज़ को मेंशन करिए। कोई भी स्पोर्ट खेला हो, कोई फिजिकल स्पोर्ट हो, इसको मेंशन करना ज़रूरी, ठीक है। और 1 या 2, उससे ज़्यादा नहीं। और जिस स्पोर्ट को मेंशन किया है फिर उसको प्रिपेयर भी करना पड़ेगा अच्छे से, तो यू शुड नॉट टेक इट लाइटली। अगर आपने स्पोर्ट खेला है उसको मेंशन करते हैं तो उसको प्रिपेयर अच्छे तरीके से ज़रूर करिएगा, राइट। एनसीसी एंड स्काउट्स का एक सेपरेट उसमें
लाइन होता है भरने के लिए, सेपरेट स्पेस मिलता है, अगर आपने किया है तो इसको भरिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। ओके, प्रेफरेंस ऑफ अ कैडर, देखिए ये एक बहुत फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। अब तो आपकी जो कैडर पॉलिसी आई है उसने बिल्कुल ही चेंज कर दिया कैडर लोकेशन को सिंस 2017 एग्जामिनेशन। इसके पहले क्या था कि आपको इंडिया के सारे स्टेट सीरियली भरने 1 2 3 से लेकर के लास्ट तक, ठीक। मोस्टली, एंड आई एम नॉट स्टीरियोटाइप्ड इन दिस, मोस्टली लोग ये करते हैं कि इंडिया के कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स को हमेशा लास्ट में भर देते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा बट आप सभी लोग समझ रहे हैं किन पार्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये चीज़ अगेंस्ट जाता है आपके इन द इंटरव्यू। अगर आप इस चीज़ को डिफेंड नहीं कर पाए तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि अगर पैनल ये देखता है और यूपीएससी हर साल देख रही है कि इंडिया के कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स को हर कैंडिडेट लास्ट कैडर प्रेफरेंस दे रहा है, तो सवाल तो बनता है कि आपने क्यों दिया इसको लास्ट। क्या इंडिया का ये पार्ट नहीं है? क्या आप जाके यहाँ काम नहीं करना चाहते, वगैरह वगैरह। उसका डिफेंस कैसे देना मैं आपको बताऊंगा। बट अब जो नई कैडर पॉलिसी आई है इसमें तो जोन्स बन गए हैं, नॉर्थ जोन, सेंटर जोन, वेस्ट, साउथ, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक। अब इसके ऊपर ज़्यादा सवाल बनने का स्कोप है नहीं, हालांकि फिर भी सवाल बन सकते हैं, जैसे कि आपने अपना होम स्टेट को फर्स्ट चॉइस क्यों दिया, आपने इस जोन को सेकंड चॉइस क्यों दिया, वगैरह वगैरह। तो सवाल इस तरह से आपके बिल्कुल बन सकते हैं, यू शुड बी रेडी फॉर इट। बट अब सवाल का स्कोप इस टॉपिक पे कम हो गया है कंपेयर टू प्री 2017 टाइम्स, ठीक है। देखिए होम कैडर प्रेफरेंस क्यों दिया आपने, सवाल बन सकता है आपका। बहुत सिंपल जवाब है इसका। अगर आपने किसी नक्सल या एलडब्ल्यू इफेक्टेड स्टेट्स को दिया है लीस्ट प्रेफरेंस, तो दिस शोज कि आपने कुछ बायस तो है आप में, तो आपको फेस करना पड़ेगा इसके ऊपर क्वेश्चन, ऐसा क्यों, ठीक। अगर आपने आईएएस के लिए सेपरेट लिस्ट दी और आईपीएस के लिए सेपरेट लिस्ट दी और दोनों लिस्ट में सीक्वेंस को चेंज किया है, इट ऑल्सो बिकम्स अ क्वेश्चन कि ऐसा क्यों किया है। ऐसा मोस्टली लोग तब करते हैं जब उनको आईपीएस में यूनियन टेरिटरीज की चाहत हो, तो जैसे एजीएमयूटी कैडर, अब तो खैर जे एजीएमयूटी बन गया। आईपीएस के पास यूटीज में बेटर कैरियर प्रोस्पेक्ट होते हैं, सब लोग जानते हैं, सब लोग मानते हैं। तो कुछ लोग ये करते हैं कि आईएएस आईपीएस में डिफरेंट सीक्वेंस में स्टेट्स को भरते हैं। इस पे क्वेश्चन बन सकता है ऐसा क्यों किया। यू शुड बी रेडी टू फेस दिस क्वेश्चन ऑल्सो। इसके अलावा रीजनल प्रेफरेंस एंड प्रेफरेंस ऑफ मोर डेवलप्ड स्टेट्स, ये काफ़ी जनरल टॉपिक है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, बट आप इसको डिफेंड कर ले जाएंगे अगर आपने एक बार भी सोचा है तो। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, आप आईएएस आईपीएस के लिए डिफरेंट कैडर प्रेफरेंस क्यों भरा और होम कैडर को फर्स्ट चॉइस क्यों दिया, इसको जरूर प्रिपेयर करिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, प्रेफरेंस फॉर अ सर्विस। कई लोग सर्विस प्रेफरेंस भरते वक्त कुछ ऐसी चीज़ें लिखते हैं जो कि अगेंस्ट द कॉमनली एक्सेप्टेड प्रेफरेंस है। जैसे नॉर्मली लोग कैसे भरते हैं, आईएएस फिर आईएफएस, या आईएएस आईएफएस को आपस में इंटरचेंज कर दिया, थर्ड कर दिया आईपीएस, उसके बाद कर दिया आईआरएस इनकम टैक्स, फिर उसके बाद अपना चेंज मोस्टली लोग अपने हिसाब से भर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग ये करते हैं कि आईपीएस को कर दिया सेकंड नंबर और आईएफएस को कर दिया थर्ड नंबर। ये सवाल बनता है कि ऐसा क्यों। अब देखिए सवाल ये क्यों बनता है, देखिए यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन आता है या यूपीएससी के जो एग्जामिनेशन के रूल्स हैं उसमें ये लिखा गया है कि आईएएस और आईएफएस में अगर आप काम कर रहे हैं, इफ यू आर वर्किंग इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन फॉरेन सर्विस, अगर आपको दोबारा एग्जाम देना है देन यू हैव टू रिजाइन। जबकि अगर आप आईपीएस में या कोई भी और सर्विस एक्स सर्विस में काम कर रहे हैं, आपको रिजाइन नहीं करना, आप सर्विस में रहते हुए एग्जाम दे सकते हैं। ये यूपीएससी के एग्जामिनेशन रूल्स है एक्चुअली में। दिस शोज दैट यूपीएससी इटसेल्फ बिलीव्स कि आईएएस आईएफएस आर द मोस्ट प्रीमियम सर्विस इन इंडिया। समझ गए इस बात को, ये बात आप वहां बोल सकते हैं विद कन्विक्शन, ये बात बिल्कुल सत्य है कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन रूल्स को देखकर ऐसा लगता है सर कि आईएएस और आईएफएस मोस्ट प्रीमियम सर्विस है इंडिया के, बाकी सारे सर्विसेज को कंपेयर टू दिस टू लोअर पेडेस्टल पर रखा गया। आप वर्डिंग्स चेंज करके इस बात को बिल्कुल बोल सकते हैं, दिस इज अ फैक्ट। पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 2 ये है, फिर आपने आईपीएस को क्यों सेकंड किया और फॉरेन सर्विस को क्यों थर्ड किया, इस पे सवाल बन सकता है। आप इसके जवाब के लिए अपने फैमिली से रिलेट कर सकते हैं कि सर मुझे इंडिया में ज़्यादा प्रेफरेंस है, अगर बाहर जाऊंगा तो अपनी फैमिली के ठीक से नहीं कर पाऊंगा, वगैरह वगैरह बोल के आप डिफेंड कर सकते हैं, ठीक। दूसरा,
कई सारे लोग इंडियन रेवेन्यू सर्विस को ऊपर कर देते हैं एज कम्पेयर टू इंडियन पुलिस सर्विस। इनफैक्ट कई लोगों ने आईपीएस में आने के बाद फिर से एग्जाम दिया और आईआरएस में चले गए। ऐसा क्यों? इसका जवाब भी आपको रेडी रखना पड़ेगा कि अगर आपने आईआरएस को ऊपर किया है, बिकॉज आईआरएस इज अ सेंट्रल सिविल सर्विस, आईएएस आईपीएस आर ऑल इंडिया सर्विस। नॉर्मली ब्यूरोक्रेसी का मतलब लोग समझते हैं ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है। तो आपने आईआरएस को क्यों ऊपर किया एज कम्पेयर टू आईपीएस, ये सवाल भी आपके साथ बन सकता है, इसको प्रिपेयर करना जरूरी है। अगला आपका प्रेफरेंस फॉर सम ग्रुप बी सर्विस ओवर ग्रुप ए सर्विस। देखिए होता यह है कि यूपीएससी डैनिप्स एंड डैनिक्स को भी रिक्रूट करती है, दिल्ली एंड अंडमान निकोबार इंडियन सिविल सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस ग्रुप बी। ग्रुप बी सर्विस जो है वो आपका लेवल 8 पे से शुरू होता है, ग्रुप ए सर्विस लेवल 10 से शुरू होता है। तो अगर सेम एग्जामिनेशन से अगर आप ग्रुप ए सर्विस में आ सकते हैं जिनको ब्यूरोक्रेसी में हायर पेडेस्टल दिया गया है एज कम्पेयर टू ग्रुप बी, तो आप क्यों ग्रुप बी में जाना चाहते हैं? ऐसा हर साल होता है, कुछ लोग डैनिप्स और डैनिक्स को काफ़ी ऊपर कर देते हैं एज कम्पेयर टू मैनी अदर ग्रुप ए सर्विसेज। मैं नाम नहीं लूँगा किसी पर्टिकुलर सर्विस का, लेकिन डैनिप्स और डैनिक्स को लोग यूजुअली 5th या 6th पर रख देते हैं और इसके बाद कई सारे सेंट्रल सिविल सर्विस को भर देते हैं। सवाल ये है कि आपके पास ग्रुप ए सर्विस में आने का मौका है तो भी आप ग्रुप बी में क्यों जा रहे हैं? आपको डिफेंड करना आना चाहिए। एक इसका कॉमन सा आर्गूमेंट ये है कि सर डैनिप्स और डैनिक्स यानी ग्रुप बी सर्विस जो है इसमें मुझे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करने का मौका मिलेगा, ज़्यादा बड़ा पब्लिक इंटरफेस है, ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर है, तो मैं अपने सर्विसेज को और अच्छे तरीके से ऑन द ग्राउंड लेवल कर सकता हूँ एज कम्पेयर टू अदर सेंट्रल सिविल सर्विसेज। और इसके लिए मैं अपने कैरियर प्रोग्रेशन को भी कुछ हद तक सैक्रिफाइस होने के लिए तैयार हूँ। दिस विल शो योर कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस। ओके, प्लस आपने जितनी सर्विसेज के बारे में भरा है अपने डैफ में, उन सभी के बारे में कुछ कुछ बेसिक नॉलेज तो आपको होना चाहिए। जैसे आपने आईएएस को ऊपर क्यों भरा एज कम्पेयर टू आईपीएस, ऐसा क्यों किया आपने आईआरएस को ऊपर क्यों भरा एज कम्पेयर टू आईपीएस, आपको क्या लगता है कि आईआरएस बन के आपको क्या काम करना पड़ेगा? कुछ ऊपर के जो 3-4 सर्विसेज है ना, उनके बारे में बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। मोटा मोटी सबको नॉलेज होता भी है कि आईएएस क्या करता है, आईपीएस क्या करता है, वगैरह वगैरह। उस नॉलेज को थोड़ा पॉलिश कर लीजिए और उसको अच्छे वर्ड्स में लिख करके याद कर लीजिए। दिस विल हेल्प यू। ओके, राइट। सो ये था हमारा प्रेजेंटेशन फॉर दिस हाउ टू एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम डैफ। ये पीपीटी अभी खत्म नहीं हुई है, मैं आपको भी अपना खुद का डैफ दिखाऊंगा कि उसमें क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। ओके, बट यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, ऑन दिस ईमेल आईडी। इसके अलावा मैंने आपको अपने फेसबुक और इंस्टा का लिंक भी दे दिया है। नाउ वी विल फिनिश दिस पीपीटी और हम लोग अब चलेंगे मेरे डैफ की तरफ। मैं आपको अपने डैफ में दिखाऊंगा कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम योर डैफ इटसेल्फ। ठीक है, हाउ टू एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम योर डैफ। राइट, आइए शुरू करते हैं डैफ का सेशन। ये मेरा अपना डैफ है फॉर 2019 एग्जामिनेशन, पेज नंबर 1 ऑफ टोटल 9 पेजेस। अब देखिए, डैफ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन कई तरह के बन सकते हैं। कुछ बिल्कुल ही इलॉजिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे डैफ कितने पेजेस का है, ऐसे ही पूछा सकता है आपसे। आपको पता होना चाहिए डैफ कितने पेजेस का है। ठीक, उसके अलावा आपका जो रोल नंबर है ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि आपका रोल नंबर क्या है। यू शुड बी रेडी टू रिप्लाई कि सर मेरा रोल नंबर ये है। ओके, रोल नंबर आपसे आपके पिछले एग्जामिनेशन का ही पूछा जा सकता है, लेकिन इतना याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने करंट एग्जामिनेशन का रोल नंबर याद होना चाहिए। अगर आपके रोल नंबर में कोई पर्टिकुलर डिजिट आ रहा है, कोई पर्टिकुलर नंबर आ रहा है, जैसे कि 786, तो आपको पता होना चाहिए इस नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है। राइट, अपना रोल नंबर याद जरूर रखिएगा। रोल नंबर आपसे पूछा सकता है फॉर द करंट एग्जामिनेशन। अगर आपसे किसी पास्ट एग्जाम का पूछा गया रोल नंबर, तो आपको जवाब दे सकते हैं आप कि सर या मैडम मुझे ये रोल नंबर याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज योर नेम। देखिए, नेम पे काफ़ी सारे सवाल हो सकते हैं। कई बार हो सकता है कि नाम आपका काफ़ी अच्छा लगे यूपीएससी पैनल को, तो आपसे पूछ दे कि आपके नाम का मतलब क्या है। ठीक, तो आपके नेम का मीनिंग क्या है, एक सवाल बन सकता है। एक सवाल हो सकता है कि आपके मम्मी पापा ने आपका नाम यही क्यों रखा, मतलब आपसे आज
20-25 साल के बाद यूपीएससी ये पूछ रही है कि आपके फादर और मदर ने क्या लॉजिक दिया आपका नाम रखने के लिए। अगर कोई लॉजिक हो तो आप बता दीजिए, नहीं हो तो कह दीजिए बस उनको ये नाम अच्छा लगा इसलिए उन लोगों ने नाम रख दिया। तीसरा सवाल, आपके नाम के साथ हो सकता है वर्ड्स जुड़ो, जैसे चंद्र, कुमार, या फिर आपका कोई कास्ट का सरनेम जुड़ा हो, उस पर भी सवाल हो सकता है। हालांकि इसके चांसेस कम है कि कास्ट बेस्ड सवाल पूछे जाएं, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि आपके जो कास्ट का सरनेम है वो कहाँ से डिराइव होता है, यू शुड नो अबाउट इट। चौथा सवाल कि अगर आज आपको बोला जाए आपको अपना नाम क्या रखना है तो आप क्या रखेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे। अब ये आपके लिए ट्रिक क्वेश्चन है, इसमें आप बोल दीजिए कि सर मुझे मेरा नाम बहुत अच्छा लगता है, आई थिंक आई विल गो विद दिस। पोलाइटली बोलिए वर्ड्स को चूज करके। लेकिन इस तरह के सवाल में अगर आप अंदर घुस जाएंगे तो फिर आपको और अंदर तक लेके जा सकते हैं, आपको और परेशान कर सकते हैं। तो आपको स्मार्टली निकलने भी आना चाहिए। अगला सवाल, आपके नाम के ही कुछ काफ़ी विख्यात व्यक्ति होंगे जिनके साथ आप अपना नाम आप शेयर करते हो, उन लोगों के बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे मेरा नाम कुणाल है, ठीक। अब मेरे नाम के साथ कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, एक एक्टर है कुणाल कपूर, उनका बारे में पता होना चाहिए मुझे। मगध एम्पायर में जो अशोक राजा थे उनके बेटे का नाम था कुणाल, तो मुझे मगध एम्पायर के बारे में पता होना चाहिए। मुझे कुणाल वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, कुणाल वर्ड कहाँ से आता है पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, ठीक। कुणाल जो है सो एक हिमालयन बर्ड का नाम होता है, वहाँ से नाम आता है। आप लोग भी अपने नाम का मतलब ज़रूर प्रिपेयर करिएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, आपका ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जो है आपका, इसमें आपने ईमेल आईडी का जो यूज़र नेम रखा वो क्यों रखा, वो सवाल बन जाता है। जैसे मैंने अपने यूज़र आईडी में अपना डेट ऑफ बर्थ के साथ रखा हुआ है, ठीक। तो आपने यही क्यों चूज़ किया? सिंपल आंसर है सर, यूनिक ईमेल आईडी चाहिए था, जो मैं चाह रहा था वो गूगल मुझे दे नहीं रहा था, इसलिए मैंने डेट ऑफ बर्थ जोड़ लिया इसमें। कुछ लोगों की ईमेल आईडी में कुछ अजीबोगरीब वर्ड होते हैं। जैसे किसी का नाम है अगर चंदन, वो बनाएंगे dashingnchandan@gmail.com। अब अगर इस तरह की ईमेल आईडी अगर आपने बना रखी है तो इस पे कुछ उपहास तो कर सकते हैं यूपीएससी के लोग, कुछ इस पे इंटरटेनमेंट तो कर ही सकते हैं वो लोग। आपकी टांग खींचने के लिए पूछ देंगे कि आपको लगता है कि आप बहुत डैशिंग है। तो आपको यहाँ पे स्मार्टली निकलना आना चाहिए, आपको वहाँ पे आर्गुमेंट में घुसना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपका ईमेल आईडी क्या है और आपने यूज़र नेम क्यों रखा, आपको ये पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है आपका मोबाइल नंबर। देखिए मोबाइल नंबर में ऐसा कोई सवाल तो बनता नहीं है, लेकिन कोई डिजिट अगर बार बार रिपीट हो रही है आपके मोबाइल नंबर में, जैसे मेरे में 8 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा था, तो ये पूछ सकते हैं कि आपने क्या मोबाइल नंबर ये जानबूझ कर लिया, क्या आप किसी लकी नंबर को मानते हैं, आपका लकी नंबर क्या है, क्या आप इन चीज़ों को मानते हैं, हाँ या ना। अगेन आपको यहाँ पर स्मार्टली निकल के बोल देना है कि सर ऐसा मैं कुछ नहीं मानता। अगर आप बोल देंगे कि आप मानते हैं तो फिर अगला क्वेश्चन रेडी है उनके पास। तो स्मार्टली बोल दीजिए सर मैं ऐसी चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता, इट इज़ ओनली कोइंसिडेंस कि मेरे नंबर में ये डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, दैट्स इट। नेक्स्ट आता है आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? आपके डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए, और आप किन लोगों के साथ अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर करते हैं आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस डेट का भी आपको इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू किसी डेट को है, मान लीजिए 13 अप्रैल को आपका इंटरव्यू है, तो जालियांवाला बाग पता होना चाहिए आपको, है ना। आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ आप किन लोगों के साथ सेम डेट शेयर करते हैं। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर, तो मैं शेयर करता हूँ डेट ऑफ बर्थ विथ व्लादिमीर पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट, एंड नील्स बोर, अ साइंटिस्ट। तो नील्स बोर की थ्योरी क्या है रिगार्डिंग एटम्स, उनके न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में मुझे पता होना चाहिए। व्लादिमीर पुतिन जहाँ आए तो यूक्रेन क्राइसिस वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए, राइट। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए कि हाँ इस तरफ यूपीएससी जा सकती है। ज़्यादा नहीं, हार्डली 1-2 सवाल पूछेंगे आपसे, उससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका एड्रेस फॉर कोरेस्पॉन्डेंस। अब एड्रेस में अगर आपने मान लीजिए आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, अपार्टमेंट का नाम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, तो आपसे पूछ सकते हैं व्यक्ति कौन है। आपने एड्रेस में कोई पर्टिकुलर स्ट्रीट का मेंशन किया है, जैसे मैंने कहा ना हर शहर में पटेल नगर होता है, सिविल लाइन्स होता है, कैंटोनमेंट एरिया होता है, इन चीज़ों के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। सिविल लाइन्स कब स्टैब्लिश हुआ, सिविल लाइन्स के फीचर्स क्या हैं, अंग्रेज़ों ने क्यों सिविल लाइन्स बनाया, वगैरह वगैरह, इस तरह के सवाल बन सकते हैं। अगर आप किसी फेमस स्ट्रीट का नाम मेंशन करते हैं, किसी रोड का नाम मेंशन करते हैं, उस पर भी सवाल बन जाता है।
आपको पता होना चाहिए किसके नाम पे रखा गया है, उनके क्या अचीवमेंट्स थे वगैरह वगैरह। बेसिक इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा डेप्थ पे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज योर पोस्ट ऑफिस। इस चीज़ को बहुत सारे लोग ब्लैंक छोड़ते हैं, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहिए, आपको पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो आप एड्रेस दे रहे हो वो किस पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत आता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस का जो नाम है वो यूजुअली कॉलोनी के नाम पे होता है। अब देखिए, कॉलोनी वर्ड जहाँ आ गया आपके एड्रेस में, तो पूछ सकते हैं कि आपकी कॉलोनी जो है वो ऑथोराइज्ड है, अनऑथोराइज्ड है, रेगुलराइज्ड है, अनरेगुलराइज्ड है। ठीक, पोस्ट ऑफिस का नाम जहाँ आएगा, हो सकता है पोस्ट ऑफिस का नाम जिस कॉलोनी के नाम पर रखा गया हो वो कॉलोनी अपने आप में कुछ ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस की कॉलोनी हो। जैसे मेरे केस में ये था कि इट इज़ पाटलिपुत्रा कॉलोनी। अब देखिए, मैं पटना का रहने वाला हूँ, एड्रेस में आपका पाटलिपुत्रा कॉलोनी। नाउ द इशू इज हियर दैट कि जो पाटलिपुत्रा नाम है वो पटना का एंशिएंट नाम है। ठीक है, तो सवाल ये बनता है कि फिर पाटलिपुत्रा नाम क्यों रखा गया, और ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है इन एक्चुअल इंटरव्यू कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम पाटलिपुत्रा। ठीक, अब पाटलिपुत्रा का सिग्निफिकेंस मैंने बताया, तो अगला सवाल ये हुआ कि पटना के क्या क्या नाम थे एंशिएंट इंडिया में, आप बताओ। फिर मेडिएवल इंडिया में क्या नाम थे, तो आपको पता होना चाहिए कुसुमपुरा, पाटलिग्राम, पाटलिपुत्रा, अजीमाबाद वगैरह वगैरह, ये आपको पता होना चाहिए। इतना आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना जरूरी। ओके, सिटी, मैंने बताया आपके सिटी के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में। यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद टॉप 5 प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। यहाँ पे एक बात और आपको बताना चाहता हूँ मैं कि व्हेन यू आर लिस्टिंग दी प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज करके लिस्ट करिए। जैसे मान लीजिए कि आपके शहर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पोल्यूशन, सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी प्लान्ड अनडेवलपमेंट। ठीक, तो आप पहले पोल्यूशन बोलिए, फिर बोलिए अनप्लान्ड डेवलपमेंट। मतलब रैंडमली मत बताइए कि सर ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, नहीं। आप ये बताइए कि सर द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, या द मोस्ट मेजर प्रॉब्लम इज दिस, सेकंड प्रॉब्लम इज दिस, थर्ड इज दिस, फोर्थ इज दिस। सिर्फ प्रॉब्लम्स बता के मत छोड़िए, आप ये भी साथ में बताइए उनको अलग से एक लाइन ऐड करके कि क्या कर रही है सरकार इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, या और क्या किया जाना चाहिए, 1-2 लाइन में उसको समराइज करके बताइए। अब ऐसा करना ज़रूरी क्यों है? देखिए, पैनल ने आपसे पूछा कि आपके डिस्ट्रिक्ट के 5 सबसे बड़े प्रॉब्लम बताइए। आपने 5 प्रॉब्लम तुरंत गिना दिए उनको इन प्रायोरिटी ऑर्डर। बट बीइंग अ ब्यूरोक्रेट या गोइंग टू बी अ ब्यूरोक्रेट, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स ऑल्सो। हो सकता है ये प्रॉब्लम्स आप जिस जिले में जाए वहाँ पे भी हो, तो आपको बताना ज़रूरी है कि सर मेरा लाइफ में पॉजिटिव अप्रोच है, मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताता, मैं सिर्फ क्रिब नहीं करता, मैं आपको सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ। इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, किन स्टेप्स को लेने की ज़रूरत है, या मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या स्टेप सरकार ले रही है। दिस विल शो योर पॉजिटिव अप्रोच इन लाइफ, ये दिखाना ज़रूरी है वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इज योर स्टेट। अगेन स्टेट के 5 प्रॉब्लम। स्टेट कब बना, आपका डिस्ट्रिक्ट कब बना, ये भी सवाल आ सकता है। तो आप डिस्ट्रिक्ट के साइट के ऊपर जाइए, यू विल बी एबल टू फाइंड कि डिस्ट्रिक्ट कब बना। सिमिलरली स्टेट के ऊपर सवाल आ सकता है कि आपके स्टेट के 5 प्रॉब्लम क्या है। अगर आपके स्टेट में रिसेंटली बजट पेश हुआ है, देन यू शुड बी रेडी विद डिटेल्स ऑफ दैट बजट ऑल्सो। ठीक है, पिन कोड, पिन कोड पे भी सवाल आ सकता है। मेरे से पूछा गया था कि पिन कोड सिस्टम कब शुरू किया गया, पिन कोड में कितने डिजिट होते हैं, बस ये 2 सवाल पूछेगा। तो आप लोग पता कर लीजिए कि पिन कोड सिस्टम कब शुरू हुआ। पिन कोड में 6 डिजिट होते हैं, आप लोगों को पता है। पिन कोड में रीजन्स डिफाइन होते हैं इंडिया के, जैसे नॉर्थ रीजन में 1 होगा, ईस्ट रीजन में 8 होगा, ऐसे डिफाइन किया गया है। तो एक ब्रॉडली आप लोग इंडिया का मैप बना लीजिएगा, इंडिया के मैप पे मार्क कर लीजिएगा कि किस रीजन में कौन सा पिन कोड चलता है, या पिन कोड का स्टार्टिंग डिजिट कौन सा है। दैट विल गिव यू एन आइडिया कि आपका रीजन कौन सा है, इतना आपको पता होना चाहिए, राइट। टेलीफोन नंबर, एसटीडी कोड, एसटीडी कोड आपको याद होना चाहिए अपने लोकेलिटी का, अपने सिटी का एसटीडी कोड क्या है। मोबाइल नंबर मैंने बता दिया आपको, फैक्स नंबर ऑप्शनल है, ईमेल एड्रेस मैंने बता दिया आपको, परमानेंट पोस्टल एड्रेस, सेम क्वेश्चंस एज कैन बी आस्क्ड फॉर योर कम्युनिकेशन एड्रेस। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिकेशन एड्रेस, तो एक सवाल उठता है कि डिफरेंट क्यों है। ठीक, अब देखिए, बहुत सारे लोग यूपी, बिहार, एमपी, कर्नाटका, मध्य प्रदेश वगैरह से आकर के दिल्ली में रहकर तैयारी करते हैं, तो परमानेंट एड्रेस दे देंगे अपने घर का, गांव का, यूपी में हो, बिहार में वगैरह, और कम्युनिकेशन एड्रेस दे देंगे दिल्ली का। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं।
हालांकि प्रेफरेबल ये है कि जहाँ तक हो कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम टू सेम रखिए, डिफरेंट मत कीजिए। ठीक है भाई, अगर आप दिल्ली में रेंट पे रह के तैयारी कर रहे हैं तो ये बात बताने की ज़रूरत थोड़ी है हर जगह, है ना। और आप रेंट पे रह रहे हैं एक जगह, क्या पता 2 महीने में आपको घर चेंज करना पड़े, तो आप एड्रेस अपडेट थोड़ी करेंगे यूपीएससी को। इसीलिए कोशिश ये कीजिए कि जहाँ तक हो सके आपका कम्युनिकेशन एड्रेस एज वेल एज योर परमानेंट एड्रेस सेम टू सेम हो। ठीक है, एंड सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन परमानेंट एड्रेस एज वेल, जैसा कि मैंने आपको कम्युनिकेशन एड्रेस के लिए बताया, यानी पिन कोड वगैरह, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह के बारे में सवाल पूछा सकते हैं। जेंडर के ऊपर कोई सवाल ऐसा बनता नहीं है। हो सकता है कि यूपीएससी में कोई ऐसे सवाल पूछे जाए आपको कि ट्रांसजेंडर्स के लिए सरकार क्या कर रही है, वर्क प्लेस पे जेंडर रेशियो को बैलेंस करने के लिए सरकार क्या कर रही है, क्या किया जाना चाहिए, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या नियम बना है, वगैरह वगैरह। बिल्कुल करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं, आपका डैप से कोई रिलेशन नहीं है इसका। मैरिटल स्टेटस, मैंने आपको 1-2 फन फैक्ट बताया इसके बारे में, आपका क्वेश्चन बता चुका हूँ मैं, उन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिएगा। सिटीजनशिप इंडिया का होगा मोस्टली आपके पास, जिन लोगों के पास नहीं है, किसी और कैटेगरी से है, वो अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। नेशनलिटी इंडियन, मदर टंग, इस चीज पे सवाल बनता है आपका, आप अपने मदर टंग को लेकर कितना कंफर्टेबल हैं, प्लस आप अपने मदर टंग के बारे में कितना अवेयरनेस रखते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए मदर टंग में एजुकेशन देना ये आज से नहीं, बहुत टाइम से प्रायोरिटी रही है सरकार की। गांधी जी की नई तालीम से लेकर आज तक मदर टंग को लेकर के बहुत प्रेफरेंस देने की बात की गई है हर एजुकेशन पॉलिसी में। ठीक, आप एक प्रिपेयर कीजिएगा इसमें कि मदर टंग को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान में क्या प्रोविजंस हैं। आप इसके लिए जो लैंग्वेज वाला पार्ट है भारत के संविधान में, उसको देखिए, आपको उसमें कई सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे कि मदर टंग को प्रमोशन करने के लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि आपके स्टेट में और कौन कौन से मदर टंग्स, कौन कौन से लोकल डायलेक्ट्स, कौन कौन से लोकल लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, ब्रॉड आइडिया होना चाहिए। कोई अगर पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक ग्रुप न्यूज़ में रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज लाइक एजिटेशन या रिकॉग्निशन ऑफ लैंग्वेज, तो वो आपका करंट अफेयर्स में आप कवर कर ही लेंगे। करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करते वक्त अपने डैफ के थ्रू जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी रिवाइज करके स्पेशली प्रिपेयर करिएगा। ओके, नेक्स्ट आइए, प्लेस ऑफ बर्थ। अगेन जो भी प्लेस हो आपके बर्थ का प्रिपेयर करना ज़रूरी है। जो भी प्लेस ऑफ बर्थ है उसके नाम का सिग्निफिकेंस, वो डिस्ट्रिक्ट कब बना, ठीक है, इस तरह के सवाल बन सकते हैं आपके ऊपर। उस डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा सा इतिहास भी देख लीजिएगा, उस डिस्ट्रिक्ट का हिस्ट्री क्या है। दिस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू इन योर इंटरव्यू। ठीक है, चॉइस ऑफ सेंटर फॉर एग्जामिनेशन। अब देखिए कई सारे लोग अपना परमानेंट एड्रेस देंगे, मान लीजिए बिहार का, कम्युनिकेशन एड्रेस दे दिया दिल्ली का, और चॉइस ऑफ सेंटर मान लीजिए आपका चेन्नई, या मान लीजिए है अगर आपका जयपुर। तो आप ये 3 जगह क्यों जा रहे हैं, ये सवाल बनता है। मतलब घर आपका बिहार में है तो बिहार में क्यों नहीं एग्ज़ाम दे दिया, रहे आप दिल्ली में रहें, दिल्ली में क्यों नहीं एग्ज़ाम दिया, आप क्यों थर्ड प्लेस पर जाके एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है अगर थर्ड प्लेस आपने मेंशन किया है तो। नहीं तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, इस पर कोई सवाल नहीं बनता आपका। ठीक, उसके अलावा आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने अगर सेपरेट लिया है एज कंपेयर टू योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, तो डैट ऑल्सो बिकम्स अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ। मैंने आपको पहले ही बताया। इसको डिफेंड कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो है दैट इज हिस्ट्री, और आपने ऑप्शन ले लिया है लेट अस से पॉलिटिकल साइंस। तो जब आपने डिफरेंट ऑप्शन लिया तो क्यों लिया, ये एक सवाल बनता है। देखिए इसको डिफेंड करने का तरीका ब्रॉडली ये है कि आपने 2 पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है। पहला तो ये कि जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया, वो जब लिया उस वक्त लगा कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत इंटरेस्ट है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको लगा कि मेरी इंटरेस्ट सब्जेक्ट में ख़त्म हो गई, ठीक है, या कम हो गई। दूसरा, आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था आपने उसी को अपना ऑप्शन लिया, ये चीज़ भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो आपको 2 पॉइंट के आंसर देना है। पहला ये कि आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया उसमें आपको वाकई में इंटरेस्ट है, और दूसरा ये कि जो आपने ग्रेजुएशन के टाइम सब्जेक्ट लिया था उसको लेने में कोई गलती हो गई
या उसको लेने में आपसे कोई ना कोई इशू रह गया, इसलिए उसको छोड़ के आपको सब्जेक्ट अब चेंज करना पड़ा। जैसे मुझसे ये पूछा गया था कि जब कुणाल तुम्हारे मार्क्स कम थे 12th क्लास में, मैं आपको दिखाऊंगा अपने मार्क्स कितने कम थे, तो तुमने फिर भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को क्यों लिया, तुम क्यों इंजीनियरिंग के अंदर गए? जब तुम्हारे मार्क्स कम थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, फिर क्यों इंजीनियरिंग किया, वाई? इसका मैंने सिंपल और ऑनेस्ट आंसर इस तरह से दिया था कि सर, क्लास 10th के बाद मेरे आसपास के सभी लोग और जो भी स्कूल के टॉपर्स वगैरह थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में, उन लोगों ने इंजीनियरिंग की तरफ अपना ध्यान दिया। उन लोगों के मोटिवेशन बनाकर मैंने भी इंजीनियरिंग को चूज़ किया। हालांकि इंजीनियरिंग करते वक्त मेरे को इंटरेस्ट था उसमें, बट मैं प्रॉपरली अपने इंटरेस्ट को 4 साल मेंटेन नहीं कर पाया, इसीलिए मेरे मार्क्स कम हो गए। बट मेरा इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने फिर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन दिया और उसमें टॉप भी किया और अब मैं उसमें काम भी कर रहा हूँ। तो ये तो हुआ आपके बोलने के लिए पॉइंट्स क्या हैं। आप इसको कैसे बोलेंगे और किन पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, ये आपको अपने पर्सनल लेवल पे प्रिपेयर करने की जरूरत है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हर पर्सन का आंसर डिफरेंट होगा। ठीक, इस क्वेश्चन में हर पर्सन का आंसर अपना पर्सनलाइज्ड आंसर होगा। ओके, राइट। नेक्स्ट आइए, इंग्लिश मीडियम आपने लिया, इसके ऊपर सवाल बन सकता है। इसका सिंपल जवाब ये है कि सर, मेरी मोस्ट ऑफ द स्कूलिंग एंड ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में हुई है, दैट इज़ वाई आई फील कंफर्टेबल, इसीलिए इंग्लिश मीडियम लिया। अगर आपने हिंदी मीडियम लिया, सेम आंसर कि सर मेरी मोस्ट ऑफ द स्कूलिंग एज वेल एज ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम में हुई है, इसीलिए मैंने हिंदी लैंग्वेज लिया। ओके, आइए नेक्स्ट आइए, इंटरव्यू के लिए लैंग्वेज आपने इंग्लिश चूज़ किया या हिंदी चूज़ किया, जो भी किया उसका डिफरेंस अगेन वही है कि सर मेरे लिए ये लैंग्वेज कंफर्टेबल इसलिए है क्योंकि मैं बचपन से इसी लैंग्वेज में बात करता आया हूँ, बचपन से इसी लैंग्वेज को पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट, नेम ऑफ फादर। जो नेम ऑफ फादर है आपको उस पर प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको कि नेम का सिग्निफिकेंस क्या है। नेम ऑफ मदर सेम क्वेश्चन, नेशनलिटी पे कोई क्वेश्चन बनता नहीं। फादर्स प्रोफेशन एंड मदर्स प्रोफेशन, तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा इशू हो जाता है। इशू ये हो जाता है दैट मदर्स प्रोफेशन कुछ लोग लिख देते हैं हाउसवाइफ या होम मेकर, लेकिन नीचे एक जगह एंट्री करनी होती है मदर्स एनुअल इनकम की, उसमें एनुअल इनकम कुछ लिख देते हैं लाइक लाख, 2 लाख, 10 लाख, जो भी लिख दिया। अब सवाल ये कि अगर आपकी मम्मी होम मेकर है तो इनकम का सोर्स क्या है? अगर आपकी मम्मी होम मेकर है तो इनकम शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि डोमेस्टिक को रिकॉग्नाइज करते नहीं हम लोग। एनीवेज, तो आपके फादर और मदर का जो प्रोफेशन है उसको लिखते वक्त ध्यान रखिए कि जो प्रोफेशन आप लिख रहे हैं इट शुड मैच द इनकम लेवल्स ऑल्सो। अगर मैच नहीं कर रहा तो आप क्या करेंगे? इसका तरीका ये है, मान लीजिए आपने लिख दिया मदर्स प्रोफेशन में एज होम मेकर और नीचे आप दिखा रहे हैं मदर्स इनकम एनुअली एज 10 लाख। ये कैसे होगा? ये ऐसे हो सकता है कि आपकी मम्मी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी, वहाँ से कुछ रेंटल इनकम आ रही हो, जो मम्मी ने डिक्लेयर किया इनकम टैक्स को कि मेरी इतनी इनकम है, नो प्रॉब्लम। बट जहाँ तक हो सके आप इसी जगह ध्यान रखिएगा कि जो आप प्रोफेशन लिख रहे हैं उससे इनकम लेवल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट तो आपके फादर और मदर के सर्विसेज के बारे में है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स, डिस्ट्रिक्ट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स, मदर के लिए भी सेम क्वेश्चन। अब देखिए इन दोनों टॉपिक पे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बनता नहीं है सच, एक्सेप्ट द फैक्ट कि अगर आपका करंट रेसिडेंस वो नहीं है जहाँ पे कि आपके फादर मदर ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, तो एक सवाल बनता है कि आपकी फैमिली माइग्रेंट है तो कहाँ से आई है, क्यों आई, किन हालातों में आई, वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं। फिर माइग्रेशन के ऊपर एक जनरल क्वेश्चन बन सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके फादर ओरिजिनली है फ्रॉम सतना डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, ठीक है, मम्मी आपकी फ्रॉम धार, और आप लोग आकर के रह रहे हैं अभी यूपी में, तो सवाल ही बनता है कि आप लोग माइग्रेटेड हैं, क्यों माइग्रेशन किया, वगैरह वगैरह। बहुत सिंपल सा आंसर है कि सर पापा की जॉब यहाँ लगी थी, वहाँ पर सेटल हो गए, दैट्स इट। जो भी जवाब हो उसको बिल्कुल ऑनेस्टली दीजिएगा। ओके, फिर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, इसमें कोई सवाल नहीं बनता, जो भी है आपके सामने फैक्चुअल है। हो सकता है पूछ दें डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के रिगार्डिंग, बट ज़्यादा नहीं पूछेंगे। अगर उनको पूछना भी होगा तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं या आपने जो अपना एड्रेस दिया है उस पर पूछेंगे, नॉट अबाउट योर फादर एंड मदर। ठीक, तो नेक्स्ट है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए इसमें आपसे पूछा जाएगा क्लास 10th कहाँ से किया, क्लास 12th कहाँ से किया, ग्रेजुएशन, और उसके अलावा अगर आपने कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए इसमें सवाल पूछने का स्कोप बहुत ज़्यादा है, दिखाता हूँ कैसे कैसे। देखिए सबसे पहला तो ये कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने हैं,
मेरे मार्क्स थोड़ा कम है, मैंने छुपा दिया है, डोंट माइंड। लेकिन मार्क्स अगर कम है तो सवाल बनता है कि आपके मार्क्स कम क्यों हैं। ये सवाल आपको जानबूझ करके इस तरह से पूछा जाता है कि आप इसमें ऑनेस्ट आंसर देते हैं कि नहीं देते। देखिए, मेरे से पूछा गया कि कुणाल, आपके क्लास 10 से क्लास 12 में आने पे मार्क्स काफ़ी कम हो गए, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, वाई डिड इट हैपन। मैंने ऑनेस्टली बोला कि सर, क्लास 10th के बाद मैंने डिसाइड किया कि क्योंकि मेरे स्कूल के सारे टॉपर्स वगैरह इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, मैं भी इंजीनियरिंग की तरफ जाऊंगा। हालांकि मेरा अपना कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं था उसमें, और मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम कोचिंग वगैरह में चला गया, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा चला गया स्कूल के बाहर एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करने के लिए, जैसे कि IIT JEE और AIEEE। इसलिए मेरे स्कूल में मार्क्स कम हो गए और मैं अल्टीमेटली मुझे 1 साल ड्रॉप करना पड़ गया। अब ये जो मैंने बोला ये बिल्कुल फैक्चुअल आंसर है, ऐसा ही हुआ था मेरे साथ, ठीक है। आप भी बिल्कुल इसमें फैक्चुअल आंसर देंगे, आपको इसमें कुछ भी मेकअप करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फैक्चुअल आंसर नहीं देंगे समझ जाएंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक। और जब आप आंसर देंगे तो आप यहाँ पे अगर एडमिट कर रहे हैं कि हाँ मेरे से गलती हुई, तो आपकी आवाज़ थोड़ी पोलाइट और डाउन टू अर्थ होनी चाहिए, आवाज़ में थोड़ी ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। आप एग्रेसिवली नहीं बोल सकते कि हाँ मेरे से गलती हुई, आपको ह्यूमिलिटी के साथ बोलना पड़ेगा। दूसरा सवाल, अगर आपके 10th और बीटेक या 10th और ग्रेजुएशन के बीच में, 12th और ग्रेजुएशन के बीच में अगर कोई साल का ड्रॉप है तो वो क्यों है। वो भी सवाल बनता है कि आपके एजुकेशनल कैरियर में आपने अगर ड्रॉप लिया तो क्यों लिया, वो भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसको एक्सप्लेन करने के पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हो बिकॉज सर्टेन फैमिली सिचुएशन, मेरे घर में कोई व्यक्ति बीमार हो गया, मुझे उसका ध्यान रखने के लिए ड्रॉप लेना पड़ा, या मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे इसलिए मैंने सोचा कि 1 साल ड्रॉप लेकर के अच्छे कॉलेज में दाखिला लूँ, वगैरह वगैरह। जो भी फैक्चुअल सिचुएशन है उसको ही बोलिएगा, इसमें कुछ भी मेकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट, सब्जेक्ट्स। अब देखिए, सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश सबके कॉमन होते हैं। एक इलेक्टिव लेना होता है, मैंने लिया था संस्कृत। हालांकि मुझसे कभी सवाल पूछा नहीं गया इसके ऊपर, लेकिन ये एक ऐसा टर्म है जो कि स्टैंड आउट करता है इस डिटेल में, संस्कृत लैंग्वेज। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा लैंग्वेज है जिसको आपने इलेक्टिव लिया है, लाइक संस्कृत, हिंदी वगैरह, उसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। प्रिपरेशन इतना भर करना है बस कि आपको इसमें कुछ फेमस लिटरेचर राइटर्स, इसमें कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के नाम जानने हैं, उनके कुछ फेमस कंपोजिशन जानने हैं, और आपको सिंपल 1 या 2 लाइन बोलना दिखाना है इसमें। जैसे अगर आपका संस्कृत है लैंग्वेज, जैसे कि मेरा है, तो आपको सिंपल 1 या 2 लाइन संस्कृत प्रिपेयर कर लेना है। हो सकता है आपसे पूछ दें कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, इसका बताओ संस्कृत में अनुवाद क्या होगा, ट्रांसलेट करो। सिर्फ एक क्वेश्चन इस तरह का, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। तो आपको इतना भर तो आना चाहिए, क्योंकि आपने क्लास 10th में स्टडी किया है, आपको इतना आना ज़रूरी, ओके। नेक्स्ट इज योर नेम ऑफ कॉलेज या स्कूल। अब देखिए, यहाँ पे कई सारे इंस्टीट्यूशन का नाम होता है आफ्टर फेमस पर्सनालिटीज, ठीक। जैसे अगर आपने किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की है तो किसी फादर या किसी सेंट या किसी मदर के नाम पे होगा, ठीक। आपने अगर DAV स्कूल से पढ़ाई की है तो स्वामी दयानंद। आपको पता होना चाहिए किसके नाम पे है आपका स्कूल और इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इनके नाम पे एजुकेशन जो दिया जा रहा है, इनकी अपनी क्या विजन थी रिगार्डिंग एजुकेशन। जैसे मेरा DAV स्कूल से है तो मैंने प्रिपेयर किया स्वामी दयानंद के बारे में। मेरे से क्वेश्चन पूछा भी गया था कि स्वामी दयानंद का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया के हिस्ट्री में। मैंने इसको अच्छे से प्रिपेयर किया था, मैंने सारे पॉइंट बाय पॉइंट करके बताए, एंड दे वर प्लीज विथ माई आंसर कि हाँ इसने सब कुछ कवर करके अच्छा आंसर दिया। आपको ये आंसर डिच नहीं करना, आपको इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से देना चाहिए, क्योंकि ये आपका दिखाता है अवेयरनेस अबाउट द सिचुएशन अराउंड यू, ठीक। सिमिलरली बोर्ड, मोस्टली लोग CBSE के होते हैं, कुछ ICSE के होंगे, स्टेट बोर्ड के होंगे। तो आपने इस बोर्ड में की एजुकेशन कंप्लीट किया, क्या कोई फैमिली कंपल्शन थी, इस तरह का रीज़न आपसे पूछा सकता है कि आपने इस बोर्ड को ही क्यों चूज़ किया, ठीक। सिमिलरली क्लास 12th मार्क्स कितने हैं, सब्जेक्ट कौन सा लिया, और किस बोर्ड में एजुकेशन किया, किस स्कूल या कॉलेज से पास आउट हुए। अब देखिए, मेरे सब्जेक्ट्स में इकोनॉमिक्स एक ऐसा वर्ड है जो कि स्टैंड आउट करता है, और इसकी वजह से मैं एक बार झेल चुका हूँ। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, एक मेंबर ने बहुत टफ सवाल पूछ दिया, पता नहीं क्या पूछा, मुझे समझ में भी नहीं आया, बट इकोनॉमिक्स वर्ड को देख कर ही सवाल पूछा था, ठीक। तो इस तरह के वर्ड्स अगर आपके डैफ में है तो आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। आपको अगर बहुत डिटेल में नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे मुझसे जो पूछा गया था वो बहुत डिटेल में पूछा था, मुझे उसका आंसर बिल्कुल नहीं आता, उल्टा पसीने छूट गए, मेंबर्स को उठना पड़ा अपनी सीट से, बट फिर भी मेरे को अच्छे मार्क्स मिले थे,
ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता आप पोलाइटली मना कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ एक और चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि मना करने के तरीके क्या होते हैं। देखिए, यूपीएससी आपसे कई सारे सवाल पूछेगी, ठीक। यूपीएससी भी एक्सपेक्ट नहीं करती कि आपको सारे सवालों का जवाब पता हो, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन यूपीएससी के पास नहीं होता, ठीक है। अब आपसे जो सवाल पूछा गया आपको आंसर नहीं आता तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आपको मना करना है, बट कैसे मना करेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आपसे कोई सवाल पूछा गया जिसका कि आंसर आपको पता होना चाहिए लेकिन आपको नहीं आता है, तो आपका मना करने का तरीका डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू ऐसा सवाल जिसका कि आंसर आपको आना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए, जो सवाल जिसका आंसर आपको आना चाहिए लेकिन नहीं याद आ रहा, तो आप बोल देंगे वहाँ पे पोलाइटली, सॉरी सर, सॉरी मैडम, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, व्हेन दिस इंटरव्यू इज ओवर आई विल स्टडी मोर अबाउट इट, ठीक। इस तरह से आप बोल के मना कर सकते हैं। कि रिकॉल वर्ड ये दिखाता है कि आपने पढ़ा तो है लेकिन आपको अभी याद नहीं आ रहा। दिस शोज कि चलो ठीक है, आपको पता होना चाहिए, अभी नहीं पता है तो रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक। अगर कोई ऐसा सवाल पूछा गया आपसे जिसका कि आंसर आपको आना भी नहीं चाहिए और आपके कोई रिलेशन में भी नहीं आता वो सवाल, तो उसको मना करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। आप कह सकते हैं कि सर, आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, हाउएवर आफ्टर दिस इंटरव्यू इज ओवर आई विल सर्टेनली लुक फॉर द आंसर, ठीक। इस तरीके से आप ये बता रहे हैं कि सर आपका जो क्वेश्चन है ना वो मेरे से रिलेट ज़्यादा करता नहीं है, बट ठीक है, आपने सवाल पूछा है, आपको लगता है कि मुझे पता होना चाहिए तो मैं इंटरव्यू के बाद इसको पढ़ लूँगा, या आई नीड टू स्टडी मोर अबाउट दिस, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो ये जो फ्रेज आप यूज़ कर रहे हैं, रिकॉल, स्टडी मोर, ये दिखाता है कि आपका एटीट्यूड क्या है, आपने इस क्वेश्चन को कैसे लिया, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स का भी इंपॉर्टेंस है। वर्ड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के लिए। आप क्या सोच रहे हैं, क्या आप उसको प्रॉपरली ट्रांसलेट कर पा रहे हैं इन द वर्ड्स और नॉट, वो दिखाता है आपका मेंटल अलर्टनेस, ठीक है। आइए नेक्स्ट, आइए बीटेक के बारे में पूछेंगे। आपने किस ब्रांच में बीटेक किया, ये पूछेंगे। ये ब्रांच क्यों चूज़ किया, इस ब्रांच का क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जैसे मेरा बीटेक है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, आपका हो सकता है ग्रेजुएशन ऑफ फिजिक्स में, हो सकता है ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में। तो आपके इस ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है इन द एडमिनिस्ट्रेशन, या आपका ये सब्जेक्ट आपको कैसे हेल्प करेगा इन बिकमिंग अ बेटर ब्यूरोक्रेट। ये सवाल बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये सवाल को ज़रूर प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। फिर अगेन, आपका जिस कॉलेज से या जिस यूनिवर्सिटी से आपने बीटेक करी हो, ग्रेजुएशन करा हो, उस कॉलेज के ऊपर सवाल बन सकता है कि इसका नाम ऐसा क्यों है, इसको कब स्टैब्लिश किया गया, वगैरह वगैरह। न्यूज़ में आया कि नहीं आया, उस पर सवाल बन सकता है। आपके कॉलेज की कोई फेमस बात, जैसे जो मेरा कॉलेज है IIIT इलाहाबाद, इसको लेकर फेमस बात यह है कि इसको स्टैब्लिश किया गया था इन 1999 बाई श्री मुरली मनोहर जोशी एंड देयर टीम मेंबर्स टू ब्रिंग IT रेवोल्यूशन इन इंडिया। प्लस इसकी जो ज्योमेट्री है, इट इज़ कॉल्ड एज पेनरोज ज्योमेट्री, ये बात बहुत लोग जानते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ जो फेमस हो, जो न्यूज़ में हो, ये सब चीज़ें आपको अपने कॉलेज के वेबसाइट पे मिल जाएगी। वहाँ जाइए, उसको स्टडी कीजिए। प्लस आपके कॉलेज में करेंटली डीन कौन है, ठीक है, डायरेक्टर कौन है, गवर्नर कौन है, आपके कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है, सेनेट में कौन बैठता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कौन बैठता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस पे क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, और इस तरह क्वेश्चन का अगर आप आंसर देंगे, इट शोज कि भले ही आपको पास आउट किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, बट यू आर स्टिल इन टच विथ योर एल्मा मैटर। दिस विल गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन, ओके। प्लस हाँ, आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, किसी एक्ट के अंतर्गत स्टैब्लिश किया गया। मेरा इंटरव्यू जब हो रहा था उस टाइम पे IIIT बिल आया था पार्लियामेंट में, आई हैड टू प्रिपेयर इट, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट होता है आपका एम्प्लॉयमेंट के बारे में। आप सिंपल इसमें फैक्चुअल आंसर देंगे। इसके अलावा आपका एम्प्लॉयमेंट, आपका डेजिग्नेशन क्या है वो लिखना है आपको, मंथली रेम्युनरेशन लिखना है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को एक डाउट होता है कि मंथली रेम्युनरेशन में मैं कितना लिखूँ, बेसिक पे लिखूँ या टोटल लिखूँ। लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बेसिक पे लिखें, टोटल लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि अगर आप चाहते हैं दिखाना कि सर मैं बहुत गरीबी में काम कर रहा हूँ, तो बेसिक पे लिखिए, नहीं तो आप टोटल पे भी लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपका एम्प्लॉयर कौन है, कब से कब तक एम्प्लॉयर है, किस प्लेस पे एम्प्लॉयमेंट था, ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके वर्क प्रोफाइल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक, कि आपने जो काम किया उस काम में आपने क्या क्या चीज़ें की, आपने इस काम से क्या सीखा, आप अपने काम को और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, आपकी टीम में कौन कौन था, और प्लस जिस सेक्टर में आपने काम किया है उस सेक्टर के रिलेटेड करंट न्यूज़ बिल्कुल पूछा जाएगा आपसे, उसके लिए प्रिपेयर रहिए। जैसे
मेरा इनिशियली काम था इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में। तो मुझसे पूछा गया कि भाई ये बताओ कि जो मोबाइल टावर्स हैं उनसे रेडिएशन निकलता है, उससे कैंसर होता है कि नहीं होता, इसके ऊपर क्या स्टडी की गई है ना। इस तरह के सवाल आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा। ओके, नेक्स्ट आइए, आपके पुराने एग्जाम्स के बारे में पूछेंगे, वो आप डाल सकते हैं। राइट, तो ये हमारा था डैफ सेशन 1। हम लोग इस सेशन को अब क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपको डैफ के पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा। इन दैट सेशन वी विल डिस्कस अगेन इन डिटेल कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, सो विद दिस वी फिनिश आवर सेशन डैफ 1। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे आपके हॉबीज़ वगैरह रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फिर हम लोग उसके बाद अपने थर्ड और लास्ट क्लास की तरफ जाएंगे, जिसमें मैं आपसे ये बात करूंगा कि इंटरव्यू के दिन आपको एक्चुअली कैसे बिहेव करना है, इंटरव्यू के दिन आपको एक्चुअली में कैसे खुद को कैरी करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे आई कांटेक्ट बनाना है, कैसे आंसर्स देने हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। थैंक यू।